बीपीएड और एमपीएड सीईटी की एग्ज़ाम होने के बाद की प्रोसीजर क्या रहने वाली है, ऑनलाइन टेस्ट और फील्ड टेस्ट की एग्ज़ाम होने के बाद आपको क्या करना है, कितने कैप राउंड होने वाले हैं, कैप राउंड होने के पहले आपको क्या करना है, कैप राउंड होने के बाद आपको क्या करना है, काउंसलिंग किस प्रकार से होने वाली है, इससे संबंधित पूरी जानकारी इस वीडियो के दौरान आपके सामने प्रस्तुत होने वाली है। दोस्तों, स्क्रीन पर आपके सामने है टेंटेटिव कैप शेड्यूल। ये टेंटेटिव कैप शेड्यूल है दोस्तों। ये टेंटेटिव कैप शेड्यूल प्रीवियस ईयर का है, परंतु यहाँ पे जो सीक्वेंस है दोस्तों, ये सीक्वेंस हर साल एक जैसा रहता है। इसी सीक्वेंस के अनुसार एवरी ईयर एडमिशन की प्रोसीजर चलती है। एमपीएड और बीपीएड के लिए सेम टू सेम ये जो प्रोसीजर होती है, ये जो सीक्वेंस होता है। सिर्फ यहाँ पे डेट्स जो है दोस्तों, ये इस साल अलग रहने वाली है। यहाँ पे जो आप स्क्रीन पर डेट्स देख सकते हैं कि प्रीवियस ईयर की डेट्स है, लेकिन इस साल की डेट्स अलग रहने वाली है। लेकिन इससे पूर्व ये जो सीक्वेंस है, ये पूरा का पूरा सीक्वेंस बीपीएड और एमपीएड के लिए हर साल एक जैसा रहता है। इसलिए ये इस शेड्यूल को स्टडी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। किस प्रकार से आपकी पूरी प्रोसीजर होने वाली, इससे संबंधित पूरी जानकारी अभी आपके सामने रखने वाला हूँ। अब देखिए यहाँ पे स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं, ये जो फर्स्ट नंबर का पॉइंट है डेट ऑफ सीईटी, ये कंप्लीट हो गया। डेट ऑफ फील्ड टेस्ट ये भी कंप्लीट हो गया। अभी तक के आपकी ये 2 टास्क कंप्लीट हो गए हैं। अब देखिए दोस्तों, ये तीसरा टास्क जो है, थर्ड नंबर का जो पॉइंट है, डेट ऑफ डिक्लेरेशन सीईटी रिजल्ट। ठीक है, डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ सीईटी रिजल्ट, इसका भी डेट दिया जाएगा। ये प्रीवियस ईयर का डेट है, लेकिन आपको इस साल का डेट दिया जाएगा। इसी निर्धारित डेट पर आपका सीईटी का रिजल्ट डिक्लेयर होने वाला है। ठीक है, फोर्थ नंबर का पॉइंट देखिए, डेट ऑफ शेयरिंग स्कोर कार्ड। रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद कुछ दिनों में आपको स्कोर कार्ड, आपका जो स्कोर कार्ड है वो डाउनलोड करने के लिए टैब ओपन किया जाएगा। इसके बाद दोस्तों, फिफ्थ नंबर का पॉइंट है कॉलेज इंस्टीट्यूट रजिस्ट्रेशन। देखिए दोस्तों, महाराष्ट्र के अंतर्गत बीपीएड और एमपीएड का कोर्स रन करने वाले या फिर ये दोनों कोर्स चलाने वाले जितने भी कॉलेज हैं महाराष्ट्र के अंतर्गत, उन सभी कॉलेज को सीईटी सेल की वेबसाइट पर अपने कॉलेज का या इंस्टीट्यूशन का रजिस्ट्रेशन करना होता है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन के द्वारा उनको अप्रूवल दिया जाता है। डिपार्टमेंट ऑफ डीएचई अर्थात क्या होता है दोस्तों, 6 नंबर का पॉइंट देखिए, कॉलेज अप्रूवल बाय डीएचई। डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन क्या करते हैं, जितने भी रजिस्ट्रेशन किए गए कॉलेज है उन सभी कॉलेज का वेरिफिकेशन करते हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन करते हैं। उसी के बाद उनको अप्रूवल दिया जाता है। उसका उनका अवधि रहता है, उस अवधि के दौरान ही सभी कॉलेज को रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है और डीएचई के द्वारा उनको अप्रूव दिया जाता है। 7th नंबर का पॉइंट देखिए, पब्लिकेशन ऑफ अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ कॉलेजेस इंस्टीट्यूट्स टेंटेटिव। ठीक है, अब ये जो ये अवधि में क्या होता है, इसके बाद का पॉइंट क्या होता है, पब्लिकेशन ऑफ अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ कॉलेज। जितने भी कॉलेज डीएचई के द्वारा अप्रूव किए गए उन सभी कॉलेज की लिस्ट सीईटी सेल की पोर्टल पे डिक्लेयर किए जाते हैं, अनाउंस की जाती है। उन्हीं कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है जो कॉलेज सीईटी सेल के द्वारा अर्थात डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन के द्वारा अप्रूव किए गए हैं, उन्हीं कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है। 8 नंबर का पॉइंट देखिए, अब डेट ऑफ अपलोडिंग अप्रूव्ड इंफॉर्मेशन ब्राउचर। यह इंफॉर्मेशन ब्राउचर है दोस्तों, ये कॉलेज के लिए रहता है। इससे अपना ज़्यादा संबंध नहीं है, कॉलेज को ये सब फॉलो करना पड़ता है। इसके बाद का पॉइंट देखिए, 9 नंबर का पॉइंट। अब दोस्तों, यहाँ से कैंडिडेट्स का काम शुरू होता है। ठीक है, आपका रोल यहाँ से शुरू होता है। क्या कहा है इस पॉइंट में, कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन फॉर एमएस, ओएमएस एंड एनआरआई, ओसीआई, पीआईओ, एफएनएस एंड सीआईडब्ल्यूजीसी कैंडिडेट्स अलोंग विथ ऑप्शंस टू कॉलेजेस। अब देखिए दोस्तों, कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन करना है, जितने भी स्टूडेंट्स ने सीईटी की एग्ज़ाम दी है, ऑनलाइन सीईटी और फील्ड टेस्ट दी है, उन सभी कैंडिडेट्स को अपना अपना रजिस्ट्रेशन करना है अपने अपने अकाउंट में जाके। जो आपका अकाउंट बना है सीईटी सेल की वेबसाइट में, उस अकाउंट में जाके आपको अपना रजिस्ट्रेशन फिर से एक बार करना पड़ेगा। अब यहाँ पे बोला है एमएस, ओएमएस। अब ये एमएस और ओएमएस का मतलब क्या होता है, एमएस मीन्स महाराष्ट्र स्टेट, ओएमएस मीन्स आउट ऑफ महाराष्ट्र स्टेट। ठीक है, ज़्यादातर संख्या ये दोनों कैटेगरी के स्टूडेंट्स की होती है। ये जो एनआरआई, ओसीआई, एफएनएस, सीआईडब्ल्यूजीसी, ये कैटेगरी के स्टूडेंट्स की संख्या बहुत ही कम होती है दोस्तों। सबसे ज़्यादा संख्या होती है एमएस और ओएमएस अर्थात महाराष्ट्र स्टेट और आउट ऑफ महाराष्ट्र स्टेट
कॉलेज आउट ऑफ महाराष्ट्र स्टेट अर्थात महाराष्ट्र के बाहर के स्टूडेंट और महाराष्ट्र के रहवासी, ये दो कैटेगरी के स्टूडेंट की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इन सभी को अपना अपना रजिस्ट्रेशन करना है। जो भी अवधि दी जाएगी, इस साल की अवधि अलग रहेगी, डेट्स अलग रहेगी। ये पिछली ईयर की डेट है दोस्तों। तो इस साल जो भी डेट दी जाएंगी उस डेट के दौरान आपको अपने अपने कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन वहाँ पे सीईटी सेल की पोर्टल पे जाके करना है। ठीक है, इसके बाद का पॉइंट है 10th नंबर का पॉइंट देखिए दोस्तों यहाँ पे, ई स्क्रूटिनी ऑफ अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स एंड फील्ड इन एप्लीकेशन फॉर्म बाय द एक्सपर्ट कमिटी। अब 9 नंबर के पॉइंट में बताया कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन। कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन में आपको केवल रजिस्ट्रेशन ही नहीं करना है, तो आपके जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं सभी के सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने पड़ते हैं रजिस्ट्रेशन के समय। अब ये डॉक्यूमेंट्स कौन से अपलोड करने पड़ते हैं, इससे संबंधित अलग से वीडियो मैं फ्यूचर में बनाने वाला हूँ आने वाले कुछ दिनों में। वो वीडियो आप देखना है आपको, और उस वीडियो में पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट के बारे में जानकारी दी जाएगी और उसी लिस्ट के अनुसार आप अपने अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार रखिएगा और वो सभी डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड वहाँ पे करना है। अब आपने अपना कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन किया, वहाँ पे सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किया। इसके बाद 10th नंबर के पॉइंट में बताया है ई स्क्रूटिनी ऑफ अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स एंड फील्ड इन एप्लीकेशन फॉर्म बाय द एक्सपर्ट कमेटी। ठीक है, अभी सीईटी सेल के द्वारा डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन के द्वारा एक कमेटी गठित की जाती है, कमेटी का चयन किया जाता है। आपने जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं, आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म आपने फिल किया है और जो डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए, उन सभी डॉक्यूमेंट्स का और एप्लीकेशन फॉर्म का वेरिफिकेशन किया जाता है ये एक्सपर्ट कमेटी के द्वारा। ठीक है, इसकी भी अवधि दी जाती है। इस अवधि के दौरान ये इस साल की अलग डेट्स रहेंगी, उस अवधि के दौरान आपके डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन यहाँ पे किया जाता है। अब यहाँ पे वेरिफिकेशन केवल महाराष्ट्र स्टेट और आउट ऑफ महाराष्ट्र स्टेट, ये दो कैटेगरी के कैंडिडेट का वेरिफिकेशन होने वाला है, एप्लीकेशन फॉर्म का और डॉक्यूमेंट्स का। अब 11वें नंबर के पॉइंट में देखिए दोस्तों, ई स्क्रूटिनी ऑफ अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स एंड फील्ड इन एप्लीकेशन फॉर्म बाय द एक्सपर्ट कमिटी फॉर NRI, OCI, PIO, FNS एंड CIWC कैंडिडेट। अभी 11वें नंबर के पॉइंट में आपका एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होने के बाद ये जो स्पेशल कैटेगरी के स्टूडेंट्स है NRI, आप देख सकते हैं NRI, OCI, PIO, FNS, CIWC, ये कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होता है। ये दी गई अवधि के दौरान इस बार की डेट्स अलग रहेंगी। ठीक है, इसके बाद का पॉइंट है दोस्तों 12th नंबर का पॉइंट देखिए, डिस्प्ले ऑफ अल्फ़ाबेटिकल मेरिट लिस्ट। महाराष्ट्र स्टेट और आउट ऑफ महाराष्ट्र स्टेट, साथ ही साथ NRI, OCI, PIO, FNS, CIWC, ये सभी कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होने के बाद, एप्लीकेशन फॉर्म वेरीफाई होने के बाद 12वें नंबर का पॉइंट है, 12th नंबर का पॉइंट है, डिस्प्ले ऑफ अल्फ़ाबेटिकल मेरिट लिस्ट। आपका अल्फ़ाबेटिकल मेरिट लिस्ट डिक्लेयर किया जाता है। अल्फ़ाबेटिकल मेरिट लिस्ट मीन्स क्या होता है दोस्तों, आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया है उसके जो मेन आपका जो नेम है, नेम, उस मेन नेम में जो पहला अल्फ़ाबेट है उसके अनुसार आपका मेरिट लिस्ट लगता है। A से लेकर Z तक जो भी है वो अल्फ़ाबेटिकल मेरिट लिस्ट वहाँ पे डिक्लेयर किया जाता है सभी स्टूडेंट्स का। जितने स्टूडेंट्स ने सीईटी एग्ज़ाम अटेंड किए उन सभी का कॉमन मेरिट लिस्ट लगता है अल्फ़ाबेटिकल। ठीक है, अल्फ़ाबेटिकल मेरिट लिस्ट डिक्लेयर होने के बाद दोस्तों 13 नंबर का पॉइंट देखिए, सीकिंग ग्रीवेंसेस ऑनलाइन, अर्थात अल्फ़ाबेटिकल मेरिट लिस्ट पे जिनको ऑब्जेक्शंस है, ठीक है, या फिर जिनके आक्षेप है, वो सभी लोग आक्षेप और अपने ऑब्जेक्शंस दायर कर सकते हैं। डेट दी जाएंगी, ये डेट इस साल की नहीं है दोस्तों, पिछले साल की डेट से। ठीक है, तो इस साल की डेट अलग रहने वाली है। तो निर्धारित समय में या तय किए गए समय में आपको अपने ऑब्जेक्शंस या जो भी आपके तकरार है या ऑब्जेक्शंस है, वो सभी ऑब्जेक्शंस आप ऑनलाइन तरीके से, ईमेल के तरीके से या फिर डायरेक्ट कॉल करके आप लोग वहाँ पे अपने ऑब्जेक्शंस दायर कर सकते हैं। ऑब्जेक्शंस दायर होने के बाद दोस्तों आपका पहला फाइनल मेरिट लिस्ट फर्स्ट राउंड के लिए आपका डिक्लेयर होता है। ये मेरिट लिस्ट अल्फ़ाबेटिकल नहीं होता, ये आपका कॉमन मेरिट लिस्ट होता है फाइनल वाला। जिन छात्रों को सबसे ज़्यादा नंबर है
मेरिट के जो स्टूडेंट्स हैं उन सभी का एक कॉमन मेरिट लिस्ट डिक्लेयर होता है और उनको यहाँ पे फर्स्ट राउंड में कॉलेज अलॉट किए जाते हैं। उसका भी समय दिया जाएगा, उस निर्धारित समय में वो लिस्ट वहाँ पे डिक्लेयर होने वाला है। लिस्ट डिक्लेयर होने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको कॉलेज अलॉट किए जाते हैं। अलोकेशन राउंड वन में आपको कॉलेज अलॉट किए जाते हैं। आपके जो भी कैंडिडेट रहेंगे उन कैंडिडेट के अकाउंट में, वहाँ पे जो आपका अकाउंट बना होता है सीईटी सेल की वेबसाइट पे, वहाँ पे आपको मैसेज आएगा, आपके कॉन्टैक्ट नंबर पे मैसेज आएगा, आपको टेक्स्ट मैसेज आएगा, आपको बताया जाएगा कि आपको ये कॉलेज अलॉट हो चुका है। फिर आपको वहाँ पे जाके आपकी एडमिशन फ्रीज़ करनी होती है। ये जो एडमिशन फ्रीज़ करना, इसके बाद की क्या प्रोसीजर है, ये सभी आगे आगे मैं आपको गाइड करने वाला हूँ दोस्तों। आप चिंता मत कीजिए, ये सभी प्रोसीजर हम टाइम टू टाइम कंटिन्यू में हम देखने वाले हैं। तो कॉलेज अलॉट यहाँ पे फर्स्ट राउंड के लिए किया जाएगा। इसके बाद का दोस्तों देखिए, कॉलेज अलॉट होने के बाद फर्स्ट राउंड का आपको क्या करना है। जिन छात्रों को फर्स्ट राउंड में कैंडिडेट को या जिन कैंडिडेट्स को या छात्रों को कॉलेज अलॉट होता है, उन्होंने क्या करना है, जो कॉलेज अलॉट होता है उस कॉलेज में बिना देर किए, किसी भी प्रकार का आपको लेट नहीं करना है, तुरंत कॉलेज में जाके आपका एडमिशन कंफर्म करना है। क्या बताया इसमें 16 नंबर के पॉइंट में, कैंडिडेट्स रिपोर्ट टू कॉलेज एंड सीक एडमिशन फॉर राउंड 1। ठीक है, जैसे ही आपको कॉलेज अलॉट होता है तुरंत आपको आपके सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट साथ में लेके आपको उस कॉलेज में जाके रिपोर्टिंग करना है और वहाँ पे आपको एडमिशन कंफर्म करना है। उसकी भी डेट दी जाएंगी दोस्तों। उस अवधि में अगर आप अपना एडमिशन अगर कंफर्म करते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ आपका एडमिशन कैंसिल किया जाता है, सेकेंड राउंड में आपको फॉरवर्ड किया जाता है। इसलिए यहाँ पे आपको देर नहीं करना है, सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको साथ में लेके जाके वहाँ पे आपका एडमिशन कंफर्म करना है। रिपोर्टिंग करने के बाद दोस्तों 17 नंबर का पॉइंट देखिए, यहाँ पे 17 नंबर के पॉइंट में बताया गया है, कॉलेजेस अपलोड द एडमिटेड कैंडिडेट्स ऑन द पोर्टल। जो भी सीईटी सेल का पोर्टल है, सीईटी सेल के पोर्टल पे वहाँ का एडमिटेड कैंडिडेट, नॉट एडमिटेड कैंडिडेट, वहाँ पे अलग से इंटरफेस दिखाई देता है बाद में। वहाँ पे उन संबंधित कॉलेज को एडमिटेड कैंडिडेट्स का पूरा इन्फॉर्मेशन वहाँ पे अपलोड करना होता है, कितनी सीटें वहाँ पे फिल्ड हुई है और कितनी सीटें पहले राउंड में वैकेंट रही है, इससे संबंधित पूरी जानकारी वहाँ पे अपलोड करनी होती है कॉलेज के द्वारा। ये सभी काम दोस्तों कॉलेज का होता है, इससे कैंडिडेट का कोई संबंध नहीं है। लेकिन कितने स्टूडेंट्स का एडमिशन हो चुका है, कितने स्टूडेंट्स का एडमिशन होना बाकी है उन संबंधित कॉलेज में, इससे संबंधित पूरी जानकारी सीईटी सेल की पोर्टल पे आपको वहाँ पे मिल जाती है। इसलिए हर 2 दिन बाद या फिर एवरीडे आपको सीईटी सेल की पोर्टल को विजिट करना है। इसके बाद का पॉइंट देखिए दोस्तों, 19 नंबर का पॉइंट, कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन फॉर अनरजिस्टर्ड सीईटी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स फॉर राउंड 2 ऑलरेडी filled in candidates edit the CAP application form if required और already registered candidates change the options। अब देखिए दोस्तों, ये 18 नंबर के पॉइंट तक आपका फर्स्ट राउंड कंप्लीट होता है। अब 19 नंबर के पॉइंट से आपका सेकेंड राउंड स्टार्ट होता है। ठीक है, सेकेंड राउंड के लिए जो भी फॉर्मेलिटी है वो स्टार्ट होती है। क्या कहा है इसमें, कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन फॉर अनरजिस्टर्ड सीईटी क्वालिफाइड कैंडिडेट फॉर राउंड 2। अब राउंड 2 के लिए जितने भी बचे हुए स्टूडेंट्स हैं वे अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिर से फिल कर सकते हैं। जो जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया वे भी स्टूडेंट वहाँ पे सेकेंड राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जिन्होंने ऑलरेडी फॉर्म फिल कर चुके हैं, अगर उनको लगता है कि मुझे दूसरा कॉलेज चॉइस करना है, जो मैंने पहले टाइम फर्स्ट राउंड में जो कॉलेज चॉइस किया था वो कॉलेज में मुझे नहीं करना है, 5th नंबर के कॉलेज में या फिर जो चौथे नंबर का ऑप्शन जिस कॉलेज को दिया वहाँ उस कॉलेज में मुझे एडमिशन लेना है, तो आप वहाँ पे एडिट कर सकते हैं। तो दोस्तों सेकेंड कैप राउंड के लिए आपको सारे टैब ओपन किए जाते हैं आपके लिए, आप वहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। उसकी भी अवधि दी जाती है। ठीक है, उस अवधि में आपको वो सारी चीज़ें करनी होती है। 20 नंबर का पॉइंट देखिए, 20वें नंबर का पॉइंट, सेम प्रोसीजर स्टार्ट होती है दोस्तों। जो प्रोसीजर फर्स्ट राउंड में हुई थी सेम प्रोसीजर यहाँ पे भी स्टार्ट होती है। ई स्क्रूटिनी ऑफ अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स एंड फील्ड इन एप्लीकेशन फॉर्म्स बाय द एक्सपर्ट कमेटी। जो भी आपके द्वारा डॉक्यूमेंट्स अपलोड होने वाले हैं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, वे सभी डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन एक्सपर्ट कमेटी के द्वारा किया जाएगा।
जिन लोगों के डॉक्यूमेंट्स में कुछ क्यूरीज है, कुछ कमियां हैं, वे आपको सूचित किया जाएगा। आपके पोर्टल पे वैसा मैसेज आएगा आपके अकाउंट में और आपको सूचित किया जाएगा कि इस प्रकार के डॉक्यूमेंट्स की यहाँ पे कमी है, वो तुरंत उसकी पूर्तता कीजिए। इस प्रकार से वहाँ पे मैसेज आता है। तो इसकी भी कुछ अवधि रहेगी, उस अवधि के दौरान ड्यूरेशन दिया जाएगा, उस ड्यूरेशन के दौरान ही आपको वो सारी क्यूरीज कंप्लीट करनी है। इसके बाद फिर से अल्फ़ाबेटिकल मेरिट लिस्ट डिक्लेयर होगी सेकेंड राउंड के लिए। अल्फ़ाबेटिकल मेरिट लिस्ट जैसे कि मैंने बताया A to Z ये सीक्वेंस से आपका अल्फ़ाबेटिकल मेरिट लिस्ट वहाँ पे डिक्लेयर होता है, सभी के नाम वहाँ पे होते हैं। उस अल्फ़ाबेटिकल मेरिट लिस्ट पे अगर किसी को ऑब्जेक्शंस लेना है, अल्फ़ाबेटिकल मेरिट लिस्ट डिक्लेयर होने के बाद फिर से आप ऑब्जेक्शंस ले सकते हैं। इसके लिए भी समय सीमा दी जाती है, उस समय सीमा के दौरान ही आपको आपके ऑब्जेक्शंस दायर करने होते हैं। ऑब्जेक्शंस दायर करने के बाद दोस्तों आपका फाइनल मेरिट लिस्ट डिक्लेयर किया जाता है सेकेंड राउंड के लिए। सेकेंड राउंड के लिए आपका फाइनल मेरिट लिस्ट डिक्लेयर किया जाता है। यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकल मेरिट लिस्ट नहीं होता, तो जो भी मेरिट के स्टूडेंट्स हैं सेकेंड राउंड के लिए उन सभी का मेरिट लिस्ट यहाँ पे डिक्लेयर किया जाता है। और सेकेंड राउंड के लिए NRI, OCI, PO, FNS, CIW ये जो स्पेशल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनका अलग से मेरिट लिस्ट डिक्लेयर होता है। इनका मेरिट लिस्ट डिक्लेयर होने के बाद आपको सेकेंड राउंड के लिए कॉलेज अलॉट किए जाते हैं। कॉलेज अलॉट होने के बाद दोस्तों आपको अलॉटेड कॉलेज में आपको एडमिशन के लिए रिपोर्टिंग करना है और वहाँ पे आपको समय सीमा दी जाती है। उस समय सीमा के दौरान ही आपको वहाँ पे रिपोर्टिंग करके आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको वहाँ पे एडमिशन करना है और आपकी एडमिशन कन्फर्म वहाँ पे करना है। सेकेंड राउंड की एडमिशन कन्फर्म होने के बाद दोस्तों आपको 27 नंबर का पॉइंट देखिए, कॉलेज अपलोड द एडमिटेड कैंडिडेट्स ऑन द पोर्टल फॉर राउंड 2। जैसे फर्स्ट राउंड में जो कार्यवाही की गई थी सेम वही कार्यवाही यहाँ पे होने वाली है। अब यहाँ पे क्या होने वाला है, जैसे सेकेंड राउंड में आपने कॉलेज में रिपोर्टिंग की है, वहाँ पे आपने एडमिशन ली है। एडमिशन लेने के बाद वो संबंधित कॉलेजेस को एडमिटेड कैंडिडेट की लिस्ट वहाँ पे CET सेल की पोर्टल पर डिस्प्ले करनी पड़ेगी। कितनी सीटें फिल्ड की गई है, कितनी सीटें वैकेंट है, वहाँ पे आप कॉलेजेस को मेंशन करना पड़ेगा। अब 28 नंबर का पॉइंट देखिए दोस्तों, ये 28 नंबर का पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट है। पब्लिकेशन ऑफ वैकेंट सीट फॉर इंस्टीट्यूट लेवल राउंड मीन्स अब यहाँ पे जो दोस्तों सेकेंड राउंड कंप्लीट होने के बाद जो वैकेंट सीट्स होती है, फिर से कुछ सीट वैकेंट रहती है, वो वैकेंट सीट अवेलेबल होती है इंस्टीट्यूट लेवल राउंड के लिए। ठीक है, ये जो इंस्टीट्यूट लेवल का राउंड जो होता है ये थर्ड राउंड भी बोल सकते हैं इसको। ऑफिशियली 2 राउंड होते हैं, लेकिन जिन कॉलेज में फिर भी सीटें वैकेंट रहती है उनके लिए इंस्टीट्यूट लेवल का राउंड रहता है कि भैया हमारे कॉलेज में एडमिशन अभी भी अवेलेबल है, सीट्स अवेलेबल है, जो लोग आना चाहते हैं या जिनको आने के लिए इच्छुक है वे हमारे कॉलेज को प्रेफरेंस दीजिए और यहाँ पे आइए और एडमिशन कीजिए। तो इस प्रकार का ये सीन होता है, तो ये इसको इंस्टीट्यूट लेवल का राउंड कहा जाता है। 29 नंबर का पॉइंट देखिए दोस्तों, कैंडिडेट्स फिल इन ऑनलाइन ऑप्शंस कॉलेज चॉइसेस फॉर इंस्टीट्यूट लेवल एडमिशन। अब जैसे कि सेकेंड राउंड कंप्लीट होने के बाद थर्ड राउंड में बहुत कम कॉलेजेस होते हैं कि जहाँ पे सीट्स वैकेंट होती है। तो जो भी कॉलेज वैकेंट सीट्स वाले जो कॉलेज है वो कैंडिडेट को पता चल जाते हैं, तो कैंडिडेट उन पर्टिकुलर कॉलेज को ऑप्शन फॉर्म में फर्स्ट नंबर देके आप वहाँ पे एडमिशन प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको फिर से इंस्टीट्यूट लेवल के राउंड के लिए आपको फॉर्म फिल करना है, ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है। वहाँ पे आपको ऑप्शन देने पड़ेंगे, प्रेफरेंस देने पड़ेंगे। ठीक है, वो होने के बाद आपने प्रेफरेंस देने के बाद फिर से यहाँ पे कॉलेज जनरल ऑनलाइन मेरिट लिस्ट, अब यहाँ पे इंस्टीट्यूट लेवल पे जो फॉर्म फिल किए वहाँ पे भी मेरिट लिस्ट लगने वाली है और कुछ मैनेजमेंट कोटा होता है या फिर गवर्नमेंट का कोटा होता है, उसके अनुसार ये लोग वहाँ पे एडमिशन देते हैं। इसके बाद का पॉइंट है दोस्तों 31 नंबर का पॉइंट देखिए, स्क्रीन पर आपके सामने प्रस्तुत है। कॉलेजेस अपलोड the merit list on the college notice board and college website. The general merit list will be available on the CAP portal. अब यहाँ पे कॉलेज लेवल अर्थात इंस्टीट्यूट लेवल का जो राउंड है, यहाँ पे जो मेरिट लिस्ट लगती है, ये मेरिट लिस्ट कॉलेज के नोटिस बोर्ड पे और CET सेल की पोर्टल पे वहाँ पे कॉलेजेस को अपलोड करनी होती है। ये काम कॉलेज का होता है।
32 नंबर का पॉइंट देखिए, कैंडिडेट्स सीक एडमिशन एज पर डिक्लेयर मेरिट लिस्ट इन द इंस्टीट्यूट लेवल राउंड एंड कॉलेजेस इन्फॉर्म एडमिशन थ्रू कॉलेज लॉगिन। अब यहाँ पे जिन छात्रों को कॉलेज लेवल पे या इंस्टीट्यूट लेवल पे कॉलेज, जो भी कॉलेज अलॉट होते हैं उस कॉलेज में जाके उन छात्रों को एडमिशन करना होता है, और एडमिशन होने के बाद वो संबंधित कॉलेज उन छात्रों की लिस्ट CET सेल की वेबसाइट पे वहाँ पे डिस्प्ले करते हैं और उनका एडमिशन वहाँ पे लॉगिन में शो करते हैं। इसके बाद कट ऑफ डेट ऑफ एडमिशन, नो एडमिशन आफ्टर द कट ऑफ। अब दोस्तों यहाँ पे जो भी डेट्स दी जाती है, ठीक है, जो भी डेट डिक्लेयर की जाती है उन डेट्स के दौरान ही आपको एडमिशन करनी होती है, क्योंकि डेट्स के दौरान आप जो डेट डिक्लेयर की जाती है उस डेट्स के बीच में अगर आप एडमिशन करते तो आपकी एडमिशन कंफर्म होती है। इसके बाद अगर आप एडमिशन करने के लिए जाएंगे तो आपका एडमिशन नहीं होगा, क्योंकि तब तक CET सेल का पोर्टल क्लोज़ हो जाता है, CET सेल का वेबसाइट क्लोज़ हो जाता है, और वहाँ पे चाह कर भी कोई भी कॉलेज या फिर कोई भी इंस्टीट्यूशन आपका एडमिशन वहाँ पे डिस्प्ले नहीं कर सकता, जिसके कारण आपका लॉस हो सकता है। इसलिए दी गई अवधि में, बताई गई अवधि में, समय सीमा में आपको उन कॉलेज में, संबंधित कॉलेज में जाके आपको एडमिशन करना है, और आपका जो एडमिशन की जो प्रोसीजर है वो आपको कंप्लीट करनी है।